हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न विद रजत में। और मेरा नाम है रजत। आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियोस लेकर आया जाए, तो मुझे अचानक से याद आया कि क्यों ना मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूं कि मैंने किस तरीके से लास्ट ईयर UPSSC PT एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। मेरी क्या रणनीति रही थी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप मेरी रणनीति को जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मैंने लास्ट ईयर 98 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स अचीव किए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। तो फिर शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की। दोस्तों, जब लास्ट ईयर PT एग्ज़ाम का फॉर्म निकला था तो मुझे उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं उस टाइम अपना टीचिंग करियर में आगे बढ़ रहा था। स्कूल में एक पार्ट टाइम या फुल टाइम आप बोल सकते हैं, मैं वहाँ पर कार्यरत था। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था कि क्या नया फॉर्म आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है। तो मेरे कलीग ने ही बताया कि क्या आपने PT का फॉर्म भर दिया। तो मैंने कहा भाई PT क्या होता है। तब उसने मुझे बताया कि PT ऐसा एग्ज़ाम आया है कि आपको जो भी UP के एग्ज़ाम है, बेसिकली ग्रुप C के जो एग्ज़ाम है, वो तभी आपको देने का मौका मिल पाएगा जब आप PET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो फिर मैंने सोचा ठीक है भाई, इस एग्ज़ाम को फिर फिल करना पड़ेगा। तो मैंने फिर क्या किया, लगभग लास्ट डेट से 2 या 3 दिन पहले ही मैंने वो फॉर्म फिल किया और पेमेंट भी फिर उसी तरीके से किया। यानी कि बस अगर 1-2 दिन और निकल जाते तो शायद मैं उस एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं फिल कर पाता। तो जैसे तैसे मैंने उस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दिया। लेकिन उसके बाद मैंने देखा इसका सिलेबस क्या होगा, तो मैंने उसको सबसे पहले सिलेबस को प्रिंट आउट किया। जब मैंने सिलेबस देखा तो मेरे तो बस दिमाग के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं होता था। पढ़ाने के अलावा मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता था। पूरा दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाना होता है, उसके बाद स्कूल पढ़ाना होता है ना, कोचिंग भी लेनी होती है। तो इसके बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता था पढ़ने के लिए। तो मैंने सिलेबस देखा और मैंने देखा कि इसमें केवल 5 नंबर में पूरा हिस्ट्री, 5 नंबर में पूरा ज्योग्राफी, 5 नंबर में पूरा पॉलिटी, ऐसे करके करके पूरा जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैंने देखा कि मेरा इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और मेरा इसमें वीक पॉइंट क्या है। तो मैंने देखा कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है मेरा मैथ्स, वो है मेरा रीजनिंग। ये दोनों मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। तो मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को उस टाइम इनिशियल डेज में नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाऊँगा मैथ्स और रीजनिंग, तभी मैं वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाऊँगा। और जो अगर मुझसे क्वेश्चन छूट जाएगा तो उम्मीद है वो लगभग 90% बच्चे जो हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं SSC के एग्ज़ाम्स बहुत सारे क्वालिफाई कर चुका हूँ। फाइनली लिस्ट में कभी नाम नहीं आ पाया, इस बात का तो दुख रहेगा हमेशा। लेकिन हाँ, SSC CGL हो, चाहे SSC CHSL हो, चाहे SSC MTS हो, इन एग्ज़ाम को मैंने कई बार क्वालिफाई किया है। तो मेरा मैथ्स का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो मैंने मैथ्स और रीजनिंग को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी भी मेरी लगभग ठीक ठाक है। और हिंदी का सिलेबस जो ऐसा है वो उसके हिसाब से मैंने देखा कि तो हिंदी का जो बुकैब पोर्शन था, यानी कि जिसमें मुझे बस याद करना था, तो बस उनको मैं कभी कभी दोहरा लिया करता था ताकि वो मुझे रिकॉल हो जाए। बहुत टाइम से हिंदी थोड़ी सी पढ़ी नहीं थी। हाँ, बस इतना भरोसा था कि अगर एक बार इसको रिकॉल कर लेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और बाकी के जो जिसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि संधि हो गया, समास हो गया, है ना, इन चीज़ों को मैंने एक बार ध्यान से देख लिया। और मेरे पास एक किताब तो थी ही, मैंने आपको भी रिकमेंड की है, प्लीज़ आप उसको बाय कर लीजिएगा अगर आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करना है। आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी की बुक आती है वो मेरे पास बुक रही है। हाँ, एक बार मेरे पास लूसेंट की बुक ज़रूर थी। मैंने इनिशियल डेज में बहुत पहले जब कभी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की थी तो लूसेंट की बुक मैंने पढ़ रखी थी। तो वहाँ से मैंने क्या किया, मेरा जो था वो जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जो कुछ टॉपिक्स हैं मैंने उससे पढ़ रखे थे ऑलरेडी। तो मैंने उसको हाईलाइट कर रखा था, तो मैंने वो चीज़ें वहाँ से रिवाइज कर ली। बाकी की चीज़ें मैंने यहाँ से पढ़ ली और प्रैक्टिस भी इसी बुक से कर ली। और मैंने देखा बहुत ज़्यादा इस पर टेंशन नहीं लेनी है। तो ऐसे करके मैंने मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश पे भी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था, कि मुझे पता था ये 5 नंबर की इंग्लिश आनी है, मैं नहीं भी पढ़ूंगा तभी भी 3 नंबर की हर हाल में करके जाऊंगा। क्योंकि SSC में ऐसा होता है, इंग्लिश एक पार्ट रहता है 25 नंबर का, तो वहाँ पर मैं टच में रहा हूँ। तो मुझे पता था कि इंग्लिश में मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँगा।
लेकिन मेरे पास एक बुक थी, वो लूसेंट पब्लिकेशन की थी, वो हाई स्कूल लेवल की बुक है, बहुत छोटी सी बुक है, पॉकेट साइज़ की है, इतनी बड़ी कुछ बुक होगी, है ना, हाथ में पकड़ सकते हैं आसानी से, वो वाली मेरे पास बुक है। बाकी हैं और भी है मेरे पास, केडी कैंपस की बुक है ना, आर्यन की बुक है, वो एसएससी में काम करती हैं, है ना, इसके लिए उनको पढ़ना शायद वो ठीक नहीं रहता, तो मैंने बस उस बुक को लिया और क्या देखा, पैसिव वॉइस देखे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखे, ये 2 टॉपिक्स मैंने वहाँ से देख लिए, क्योंकि ये टॉपिक्स उनमें नहीं थे। मैंने इन दोनों टॉपिक्स को देखा, इनके रूल्स एक बार रिकॉल किए, क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स एक बार देखे, ताकि वहाँ पर जो आएँ तो मैं उनको गलत ना करूँ। ठीक है, पैसेज था अपना, तो पैसेज की मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैं पैसेज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका था, तो मैंने कहा कि प्रैक्टिस मेरे पैसेज जो है मैं कर पाऊँगा, तो इस तरीके से मैंने अपना इंग्लिश का पोर्शन भी कवर कर लिया। मेन जो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, वो दिक्कत ये थी कि कैसे भी ये जीके का पोर्शन अपना कवर किया जाए। जीके का पोर्शन जो है मेरे लिए हमेशा एक टास्क रहता है, एसएससी में ना होने के कारण शायद मेरा यही एक वीक पॉइंट है कि मेरा जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब मॉडरेट लेवल तक है, मैं उससे ऊपर अभी नहीं आ पाया था, तो यही शायद मेरा कारण रहा है कि उस एग्ज़ाम में कभी फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। तो जीके मेरा एक बड़ा टास्क रहता था, तो मैंने कहा कि मेरे पास जो नोट्स हैं, वो नोट्स वैसे तो ठीक हैं, पर्याप्त हैं, बट क्या करना चाहिए, तो मेरे पास नोट्स के फॉर्म में भी अलग अलग टॉपिक्स रहे, मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट रहे, जैसे कि हिस्ट्री है तो उसके अलग मेरे पास नोट्स रहे, मैंने किसी ऑनलाइन कोचिंग से मतलब प्रिंट आउट लेकर उसको रख लिया था, मैं उसको रिवाइज कर लेता था एग्ज़ाम से पहले। ऐसे पॉलिटी के मैंने कभी यूट्यूब से देखा होगा तो उसको मैंने राइट डाउन कर लिया था, मैं उनको रिवाइज कर लेता था। ठीक है, इस तरीके से ज्योग्राफी का भी मैंने कभी देखा, इधर से पढ़ा और उनको भी मैं रिवाइज कर लेता था। लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक लूसेंट की बुक भी बाय कर ली थी। मैं क्या करता था, उस बुक से क्वेश्चंस ज़रूर देख लेता था, भाई क्वेश्चन कैसे हुए। तो मैंने एक बस वही किया, मैंने इनिशियल डेज में अपना जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इन पे कमांड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा वीक पोर्शन था, मुझे खूब पता है, मुझे अच्छे से पता है मेरा वीक पॉइंट क्या है, और हर इंसान को, हर स्टूडेंट को अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोनों पता होने चाहिए। तो मैंने एनालाइज़ किया और मैंने देखा कि मेरा वीक पॉइंट इधर जीके वाला ज़्यादा हो रहा है, और उसमें जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। मैंने जब सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि आईएएस का सिलेबस तो नहीं हो गया, पर ऐसा तो नहीं था, वो पीईटी का सिलेबस था। तो मैंने बस क्या किया, वही अपने जो टॉपिक्स थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनको मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया अपने नोट्स से और लूसेंट बुक से, इनको कंबाइन करके मैं पढ़ा करता था इनिशियल डेज में। बात आती है इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक जो ऐसे लगे मुझे, उनके कोई नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो उसको मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, और यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मैंने कोई एक चैनल शायद मुझे मिल गया था, उसको मैंने देखा और वहाँ से थोड़े बहुत राइट डाउन कर लिए, नोट्स बना लिए थे। वो नोट्स पर्याप्त थे, क्योंकि उनसे ही मतलब जो था, जो कंटेंट था उन्होंने बस पढ़ा दिया था, मैंने उसको नोट कर लिया और चीज़ें पढ़ के चले गए। तो इस तरीके से हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कंटेंट हो गया था। बात करें साइंस की, तो मैं जो हूँ स्कूल में साइंस का ही एक टीचर रहा हूँ, तो मेरा साइंस पोर्शन और मैथ्स पोर्शन ऑलरेडी ठीक है। तो मुझे पता था कि मुझे साइंस के लिए कुछ भी पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, कि मैं ऑलरेडी क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट को साइंस ही पढ़ा रहा था, तो मुझे उसकी भी बिल्कुल कोई हेडेक नहीं थी। बात करें अगर आगे जो है हमारा कौन सा टॉपिक बच जाता है, मैथ्स हो गया अपना, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, और जीके के बाद अपना वो 10 नंबर का जो अलग से जीके जीएस का जो टॉपिक था, है ना, ये जीएस कह सकते हैं, जनरल साइंस, और इधर एक 10 नंबर का अलग से जीके का टॉपिक है। इसमें आपकी दी गई हैं मुद्राएं, है ना, अलग अलग कंट्रीज़ की, भारत के पड़ोसी देश, है ना, मुद्राएं, उन पर मेरा ध्यान बहुत कम गया, क्योंकि मैंने वो टॉपिक्स देखे, उसमें कुछ टॉपिक्स जो थे वो ज्योग्राफी से लिए गए थे। मैंने यूट्यूब पे उनको वीडियोस देखे, तो मैंने देखा, ऐसा मुझे लगा कि जो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं वो उनको ऐसे पढ़ा रहे हैं, इतना इन डेप्थ उसको लेके जा रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उनको पढ़ पाऊँगा तो मैं उसको याद भी रख पाऊँगा। तो मैंने बस आउटलाइन, एक सरफेशियल लेवल पर तो जान लिया कि भाई हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, उनकी राजधानी कौन सी है ना, कौन सा देश भारत के किस राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मैक्सिमम बाउंड्री कौन शेयर करता है, सबसे कम बाउंड्री कौन शेयर करता है, ये बेसिक बातें तो मैंने पढ़ ली बुक से। ठीक है,
बाकी का वो इतना इन डेप्थ पढ़ा रहे थे कि मेरे याद करने के मतलब लेवल से ऊपर था, मैं याद नहीं कर पाता क्योंकि वो टाइम ही नहीं होता था पढ़ने के लिए। तो मैंने उन पे बहुत कम गौर किया। करेंसी टॉपिक था, कंट्री कैपिटल था, तो करेंसी वगैरह थोड़ी बहुत पता होती है इंसान को, तो वही मुझे भी पता थी, ठीक है, इस तरीके से। और उसमें क्या था, पार्लियामेंट टॉपिक था, तो पार्लियामेंट टॉपिक मैंने इधर इंडियन पॉलिटी से कवर कर लिया, इंडियन पॉलिटी से। इस तरीके से मैंने उसमें 10 टॉपिक लगभग दे रखे, मैंने 5 ही टॉपिक पढ़े, बाकी के 5 छोड़ के चला गया क्योंकि मुझे पता था कि मैं उतना याद नहीं रख पाऊँगा, होल्ड नहीं रख पाऊँगा। इस तरीके से मैंने अपनी चीज़ों को पढ़ाने के साथ साथ अपनी भी पढ़ाई इधर जारी रखी। और फिर जब पीईटी का एग्ज़ाम हुआ तो पीईटी का एग्ज़ाम मैंने दिया, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है क्योंकि ये है ज़रूर क्वालिफाइंग नेचर का, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरा जो नेगेटिव मार्किंग का रूल रहता है, अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है तो मैं मैक्सिमम अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं 1/4 नेगेटिव मार्किंग को बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग नहीं समझता हूँ। मैं उस टाइम क्या करता हूँ, मेरी अप्रोच ये रहती है कि कैसे भी करके 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया जाए, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया जाए। मैंने बस वही रणनीति अपनी अपनाई क्योंकि मैं एसएससी के एग्ज़ाम में हमेशा वही किया करता था। तो मैं हमेशा इसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए मैंने और मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और शायद मैंने 95 क्वेश्चंस या 92 क्वेश्चंस अटैम्प्ट इस तरीके से अटैम्प्ट किए थे। हाँ, मैं करंट अफेयर की बात करना भूल गया जी। कि करंट अफेयर के लिए क्या था, तो करंट अफेयर के लिए 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के फिक्स थे। तो मैंने कहा अगर मैं इस करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ के जाऊँगा तो मेरा जो उधर जो 10 नंबर का जो है जीके वाला पोर्शन जिसमें ये टॉपिक्स दे रखे हैं वो मैं यहाँ पर कवर कर पाऊँगा। और करंट अफेयर मुझे पता था 4 से 5 मंथ का मोर देन इनफ हो जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने बस एक कोई मैगज़ीन ली, उस मैगज़ीन से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और मेरा ज़्यादा ध्यान जो था वो इन चीज़ों पे था, वो जैसे अवार्ड्स हो गए, कोई नई नियुक्ति हो गई, रैंकिंग इंडिया की जो होती है, सूचकांक, इन पे मेरा ज़्यादा फोकस था और मैंने उनको ही अच्छे से याद भी किया था। उनको याद करने के बाद मेरे करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन सही गए थे, 1 या 2 क्वेश्चन जो था मैं वो नहीं कर पाया था। तो ऐसा तो देखिए हो नहीं सकता कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं सारे ही कर पाएँ। तो अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चन भी कर जाते हैं इसका मतलब आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ली थी। तो इस तरीके से ओवरऑल फाइनली जो पहली बार मैंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया था उसका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, और उस एक्सपीरियंस की वजह से मेरे 98 पॉइंट आगे कुछ मतलब मुझे डिजिट याद नहीं है, तो 98 परसेंटाइल के ऊपर मेरी परसेंटाइल रही थी। अब इस परसेंटाइल का मतलब ये था कि जब भी अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था तो मैं उसके लिए एलिजिबल रहा। मार्क्स की अगर बात करें तो मेरे एग्जैक्टली 78 मार्क्स रहे थे, मतलब 80 से 2 मार्क्स मेरे कम रहे थे। मुझे लग रहा था जब मैंने काउंटिंग की थी तो मेरे मार्क्स 80 बन रहे थे, और पता नहीं फिर जब रिज़ल्ट आया फाइनली तो मेरे 78 मार्क्स रह गए। कोई बात नहीं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, अगली बार इस बार ट्राई करेंगे कि भाई 85 प्लस मार्क्स होने ही चाहिए। और उसके लिए मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ, अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज कर रहा हूँ, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बस ये है फाइनल टच जब देंगे तो उस टाइम उनको रिवाइज कर लेंगे। उम्मीद है मैंने लगभग अपने सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लिया है कि कहाँ से मैंने किस चीज़ को पढ़ा है। आप भी अपनी एक सटीक रणनीति बनाइए, आप डे बाय डे प्लानिंग कीजिए, है ना, वीक बाय वीक प्लानिंग कीजिए, और इस प्लानिंग के तहत आप अगले 30 दिन अगले 40 दिन की जो भी आपकी रणनीति है उस पर डटे रहिए, हर बार रणनीति को ना बदलिए। मेरा भी बस यही था कि मैं अपने सब्जेक्ट्स पे डटा रहा, मेरे जो वीक सब्जेक्ट थे मैं इन पे डटा रहा कि मुझे ये ठीक करने हैं, और मैंने फिर मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मेन है बस जीके पोर्शन जो है कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रहता है मेरे लिए, मतलब मैं जितना भी याद कर लूँ वो मेरे लिए ऐसा रहता है कि अरे ये कुछ नया आ गया, तो ये इस वजह से मेरा थोड़ा सा वीक रहता है। अदरवाइज मैथ्स में शायद मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ हो तो गलत हुआ, मुझे नहीं पता है ना, रीजनिंग में हुआ है या नहीं हुआ मुझे भी नहीं पता है। तो जहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, और जहाँ मेरा वीक पोर्शन है वो वहाँ पे मैं मॉडरेट लेवल पर एक्सटेंड करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा और अच्छा करने का प्रयास करूँ। तो आप लोगों से भी बस यही बात मुझे बोलनी थी कि आप जब इसकी तैयारी कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा मन से तैयारी कीजिएगा,
क्योंकि अब जो आप देखते हैं इसका जो कट ऑफ है वो इसका बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा लोगों ने पीईटी का एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया है। पिछली बार इतने लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था, इस बार मुझे लग रहा है कि 2-4-5 लाख एक्स्ट्रा लोग आ चुके हैं इस एग्ज़ाम में। तो जो अगली बार जो भी वैकेंसी आने को होगी, चाहे लेखपाल की हो चाहे बीडीओ की हो, ऐसा सुनने में आ रहा है, उनकी वैकेंसी एक तो कम होगी इस वैकेंसी के कंपैरिजन में, तो कट ऑफ हाई जाने की 100% चांसेस है। इस बार लेखपाल का कट ऑफ गया था, क्वालिफाइंग कट ऑफ गया था 62 मार्क्स। तो आप ये तैयारी मानकर चलिए कि आप कैसे भी 85 या 80 के ऊपर मार्क्स अचीव करें, ताकि कोई भी जब एग्ज़ाम के लिए वो मेरिट लेके आएँ तो आप उसमें एलिजिबल हो पाएँ। ठीक है, तो अपने वीक पॉइंट्स पे काम कीजिए, स्ट्रॉन्ग को बनाकर रखिए, यही रणनीति है। और अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको बताया है कि किन बुक्स को आपको फॉलो करना है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने बता दिया है कि आपको किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक को फॉलो करना है। मैं खुद भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ और इस स्ट्रेटजी से ही मेरे जो है मार्क्स और मेरी जो परसेंटाइल है वो इस हद तक आ पाई है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिल पाई होगी। आपको जो भी पॉइंट यहाँ से समझ में आए हैं आप उनको अप्लाई कीजिएगा, बाकी का आप अपने विवेक से भी काम लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।